तो अब हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टेंडेंसी टू attract the bond pair electron towards itself, concept of electronegativity given by Pauling. See. तो अगर हम देखें कि HCl है, इसके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, तो इफ Cl इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन दिस, ये तो इस बॉन्ड पेयर को Cl अपनी तरफ खींचेगा अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो ट्रेंड है और जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर विच अफेक्ट द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। तो सिमिलरली ट्रेंड से इसका क्या होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज इन ए पीरियड एंड डिक्रीजेज इन ए ग्रुप। ये तो अगर हम देखें तो पूरी केमिस्ट्री में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, ये इस तरह से। तो एक नॉर्मल ऑर्डर अगर देखें हम तो फंकल ब्रेस्की है, फंकल ब्रेस्की है, आपने इससे याद रखना है, फंकल ब्रेस्की है। तो इसमें अगर वैसे देखें ट्रेंड, तो आप ये देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको इस फैमिली का खास ध्यान रखना है, बोरॉन फैमिली का। और अगर हम सेकेंड और थर्ड पीरियड में देखें तो ये आपके पास यहाँ पर सल्फ़र, यहाँ पर फास्फोरस, यहाँ पर सिलिकॉन, और ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ये मैग्नीशियम है दिस। तो अगर हम यहाँ देखें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या ट्रेंड होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड जो है वो क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखें कि अगर हम यहाँ से ये मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो अब इधर 0.5 कम करते चले जाएं, तो 0.5 कम करते चले जाएंगे, तो 0.5 कम करते चले जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, आपने ये देखा। और अगर इसमें देखें तो क्लोरीन 1 कम कर दिया तो 3, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 हो गई। अगर हम यहाँ ब्रोमीन का देखें तो 2.2 कम करना है, तो 1.2.3। तो इस तरह से ये हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, आपको पता चल गया। तो ये ऑर्डर है। तो आपको फंकल ब्रेस्की है से अपना काम चलाना है,
आपको पता लग जाएगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो इस तरह से 0.5 का कम होता है और यहाँ पर ये 0.5 कम होगा तो ये हो गया 2.5, ये 0.4 कम होगा तो ये 2.1 और अब ये 0.3 कम होता चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो सिलिकॉन की 1.8, एल्युमिनियम का 1.5, मैग्नीशियम का 1.2, इस तरह से आपका 0.3 कम हो जाएगा और इसका 0.9 रह गया दिस। इनमें 0.1 का ही कम होता चला जाना है नीचे, तो 0.1 कम करते चले जाएंगे तो ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी अल्कली मेटल की। थर्ड पीरियड में पहले 0.5, फिर 0.4, 0.3 कम करते चले जाना है और सेकेंड पीरियड में तो 0.5 का ही कम करते चले जाना है। आपको ये वैल्यू पता लग गई। और हेलोजन में 1, 2, 3 कम करना है, लेकिन ध्यान रखना पहले 1 होगा, फिर 0.2 होगा, फिर 0.3 होगा, इस तरह से। और इसमें क्यों बोरॉन फैमिली में ध्यान रखना है कि बोरॉन फैमिली में जो ऑर्डर है ये पहले डिक्रीज कर रहा है, बाद में इंक्रीज करते जाना है। 1.6, 1.7, 1.8। बाकी जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, लेकिन इस बोरॉन फैमिली में खास ध्यान रखना है कि बोरॉन से एल्युमिनियम में डिक्रीज होके ये है। तो इस तरह से यहाँ 0.8, 0.7 ये ऐसे कम हो रही है आपके। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता लग गया। और इस ऑर्डर में अगर हम देखें तो अब आपको पता चल गया फ्लोरीन है 3.5 है, लगभग 3 है, 3 से थोड़ा सा कम है, 2.97, ये 2.5, ये 2.8, 2.5 और 2.5 के आसपास, और हाइड्रोजन की 2.1 है। इस तरह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फंकल ब्रेस की है, उससे याद रखें, और ये ऑर्डर है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए खास पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपने कि मुलिकन स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एवरेज वैल्यू माना गया है। तो मुलिकन स्केल पर आपका एवरेज है IE प्लस EA/2। इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2 हो गया, एवरेज हो गया मुलिकन स्केल पर। पाउलिंग स्केल पर क्या हो जाएगा, तो पाउलिंग स्केल पर अगर हम देखें तो मुलिकन और पाउलिंग में रिलेशन है, आप ध्यान रखना। मुलिकन स्केल में 2.8 इंटू लगभग 2.8 है पाउलिंग। तो पाउलिंग स्केल पर IE प्लस EA डिवाइडेड बाई 5.6 व्हेन IE एंड EA, IE का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी है और EA का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इस तरह से। तो ये एवरेज वाला मुल्किन में अगर डेफिनीशन के हिसाब से क्वेश्चन होगा तो एवरेज वैल्यू होगी, और पाउलिंग के स्केल पर होगा तो दोनों की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, अब पाउलिंग में ही किलो जूल में भी हो सकता है और किलो कैलोरी पर मोल में भी हो सकता है। तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल में कन्वर्ट करें तो लगभग 94.5 किलो जूल पर मोल होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और ये किलो जूल पर मोल, और किलो कैलोरी में लगभग 23। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर बदलना है तो 23 किलो कैलोरी पर मोल में चला जाएगा ये। तो आप इन फार्मूलों को पाउलिंग स्केल पर आप बदल सकते हैं। आपको फार्मूला सिर्फ ये याद रखिए और फिर उनका रिलेशन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 किलो कैलोरी में और किलो जूल पर मोल में। अब यहाँ देखें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो आयनिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर एंड पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डेल्टा En, यानी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आयनिक करेक्टर और पोलरिटी ज़्यादा होगी। दूसरी बात, एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज। आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि in which of the following compound manganese show maximum इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? ए ऑप्शन MnO, बी ऑप्शन MnO2, सी ऑप्शन Mn2O3, डी ऑप्शन Mn2O7, ई ऑप्शन सेम इन ऑल। ऐसा भी हो सकता है सेम इन ऑल दे दे, तो आपको देखने से ये लगेगा कि है तो सब मैग्नीज ही, कंपाउंड मैग्नीज के ही हैं, तो मैग्नीज की आयनाइजेशन एनर्जी तो सेम नज़र आएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। यहाँ Mn+2 में है ये, यहाँ Mn ये +4 में है, यहाँ Mn ये +3 में है, और यहाँ Mn+7 में है। आपने लिखा है कि एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव नेचर होगा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगला पॉइंट, एक तो ये देख लिया ऑक्सीडेशन नंबर से, दूसरा ग्रेटर द एस करेक्टर ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर ऑर्गेनिक में आप हाइब्रिडाइजेशन से देखेंगे तो ग्रेटर द एस करेक्टर ग्रेटर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये मतलब Sp ग्रेटर दैन Sp2 ग्रेटर दैन Sp3। Sp में 50% एस करेक्टर, 50% पी करेक्टर, इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाएगी। अब इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हमें परसेंट आयनिक करेक्टर पूछता है कई बार, तो परसेंट आयनिक करेक्टर इक्वल टू 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर। तो ये XA एंड XB आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है A एंड B का। XA XB इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A एंड B ये है। तो परसेंट आयनिक करेक्टर इक्वल टू 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर। ये जो XA और XB हैं ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A एंड B है। इस तरह से हम इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में जान गए। एक और पॉइंट आपको यहाँ पे कि अगर एलर्ड रुकाव स्केल होता है तो एलर्ड रुकाव स्केल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा वो हम देख सकते हैं। एलर्ड रुकाव स्केल पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा X इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल टू जो X इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये बना आपका 0.359 इंटू Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर, Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर प्लस 0.744।
ये एलर्ड रुकाव स्केल है और इस पर आर आपका रेडियस है और जेड इफेक्टिव तो आपको पता है क्या है, आर आपका कोवलेंट रेडियस है। इस तरह से ये एक्स आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है दिस। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में हमने डिस्कशन किया। पॉज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का डिस्कशन करते हैं अब हम। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो गया, टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का उल्टा हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो इसमें क्या होगा, ईपी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मीन्स ईपी। तो ईपी कैरेक्टर increases down the group and decreases along a period from left to right। ये तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपको पता है एल्कली मेटल इन रिस्पेक्टिव पीरियड होते हैं, इन रिस्पेक्टिव पीरियड, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में वो सीजियम हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है। तो ये सीजियम हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सीजियम का। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि मेटालिक कैरेक्टर reactivity of metals directly proportional to electropositive character, which is directly proportional to size, inversely proportional to ionization energy। ये इनका आपस में रिलेशन कि आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, साइज जितना बड़ा होगा, ईपी उतना ज़्यादा होगा, और ईपी जितना ज़्यादा होगा उस मेटल की रिएक्टिविटी और उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा माना जाएगा। ये है। चलिए अब अगर हम यहाँ देखें एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं और ये इंक्रीजेस इन अ ग्रुप एंड डिक्रीजेस इन अ पीरियड। सिमिलरली बेसिक नेचर, तो आपको पता है कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स बेसिक होंगे, और ये बेसिक नेचर जो होगा वो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप और डिक्रीजेस इन अ पीरियड। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर, तो ऑक्सीडाइजिंग तो आपको पता है कि मेटल्स जो होती हैं वो रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल हैं वो आपके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मेटालिक कैरेक्टर increases down the group, decreases along a period। तो सिंपल पीरियड में हमेशा आपने क्या लेना होता है, लेफ्ट और टू राइट, और ग्रुप में
टॉप टू बॉटम होता है। तो इस तरह से ये आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर इसी के अकॉर्डिंगली हो जाएगा, जिस तरह से मेटालिक करेक्टर आपका बढ़ेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर वो इंक्रीजेज इन ए पीरियड, डिक्रीजेज इन ए ग्रुप। तो हैलोजन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है। तो हैलोजन के ऑक्सीडाइजिंग नेचर में याद रखना Cl2, F2, Br2, I2। वैसे तो क्या होना चाहिए था कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर फ्लोरीन का होना चाहिए था, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा है और उसका ग्रुप में सबसे ऊपर है। आप लिख रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेज इन ए पीरियड, डिक्रीजेज इन ए ग्रुप, लेकिन फ्लोरीन की हाइड्रेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने की वजह से, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये फ्लोरीन कम हो जाता है इस क्लोरीन से। क्लोरीन की पावर ज़्यादा रहती है। इस तरह से हमने ये डिफरेंट कैरेक्टर का डिस्कशन किया और इस तरह से पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपका फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच।